मेरे हिसाब से 5 साल का जब आपका बच्चा हो गया तो आप उसको जिम शुरू करो। 5 साल का क्या बोल रखा होता है ट्रेनर्स को कि ये आपका टारगेट है, सेल टारगेट। ट्रेनर्स का काम सेल का नहीं है, सेल टारगेट होता है कि आपको क्लाइंट लेके आओ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ weight ਘਟ ਗਿਆ 4-5 ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ एक ਵੀ हफ्ते ਤੇਰਾ में ਹਾਂ ਵਾਟਰ weight ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। पहले पे हो गया रेपिटेशन, ठीक है, दूसरे पे हो गया ड्यूरेशन, तीसरे पे हो गया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना और फोर्थ पे हो गया रेस्ट टाइम कम कर देना। तो ये 4 मेथड्स हमारे पास हैं इंटेंसिटी इंक्रीज करने के, चाहे वो हम वेट ट्रेनिंग की बात करें चाहे कार्डियो की बात करें। अब 5वें नंबर पे फिर आता है वेट इंक्रीज करना। तो लोग सबसे पहले वेट इंक्रीज करते हैं। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਮਸਲ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣਾ। ओवरलोड ਪਰ से ਓਵਰਲੋਡ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ। ओवरलोड से भी ब्रेक डाउन होगा, ਪਰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ओवरलोड करना ज़रूरी है। आर्नोल्ड ने भी कहा है कि जो अब साइंस है, जो अब हमारे पास रिसर्चेज हैं, अगर मेरे पास उस टाइम पर ये चीज़ें होती तो मैं और भी अच्छी फिजिक बना लेता। ये कौन बोल रहा है पर्सन जिसको लेजेंड बोलते हैं, हम आर्नोल्ड की बात कर रहा हूँ। 5-7 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, प्रोफेशनली स्टेज पे compete करते हुए, उसको अपनी बॉडी को और आगे नेचुरल वे में नहीं लेके जा सकता वो, तब उसको रिक्वायरमेंट होती है। पर आज के टाइम में कोई नेचुरली करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੀਣ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਟ ਲੋਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਲੋਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਾਫੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਆਪਣੇ। एक्सरसाइज को लेके क्वेश्चंस ऐसे करते हैं लोग कि मेल को और फीमेल को क्या सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट क्या सेम लेनी चाहिए उनको। बट एक्चुअली में दोनों की बॉडी सेम होती है, बट कुछ कंपोजिशंस का फ़र्क होता है जो दोनों की बॉडीज़ में होता है, और हॉर्मोन्स का डिफरेंस होता है। बट खाना तो सेम है बॉडी के लिए, क्योंकि स्टमक भी फीमेल के पास भी सेम है, किडनी, लीवर, हार्ट सब कुछ सेम है ना, तो इंटरनली बॉडी तो सेम काम करती है। बट जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके वजह से जो है फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है और मेल की डिफरेंट होती है। और रही एक्सरसाइज की बात, तो एक्सरसाइज भी सेम ही करनी होती है, और फीमेल को बल्कि ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਿੱਥ ਹੈ। हाँ, फीमेल्स का ऐसा होता है, बोलते हैं वो ऐसे जिम में आते हैं जब, तब उनको पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, तो वो बोलते हैं कि हमें जर्नल फिटनेस करनी है। अब जर्नल फिटनेस के भी 5 कंपोनेंट होते हैं जो फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सभी को सेम ही करने होते हैं। बॉडी कंपोजिशन, मसल एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मेल की बॉडी भी वही रिक्वायर्ड करती है और फीमेल की बॉडी भी वही रिक्वायर करती है। तो बट फीमेल्स का ये पॉइंट होता है कि हम मेल की तरह तो नहीं दिखने लगेंगे, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हार्मोन की जो डिफरेंस होता है जो मैंने पहले भी बताया था अभी, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एक यंग मेल में और एक 50 या 60 ईयर के मेल में हार्मोन का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी वजह से तो जब 50 का वो हो रहा है तो उसकी जो लुक है वो डिफरेंट होती है, उसकी बॉडी की वर्किंग, उसका मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ डिफरेंट होता है 50 ईयर्स ऑफ एज के मेल एज़ कम्पेयर टू 20 ईयर ऑफ एज। 20 ईयर में पर्सन भाग रहा है, कूद रहा है, उछल कूद कर रहा है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज कर रहा है, पर 50 वाला वो नहीं कर रहा। हाँ, अगर 50 वाला एक्सरसाइजेज कर रहा है रेगुलर एक्सरसाइज करता है काफ़ी टाइम से, जैसे अक्षय कुमार हो गया है ना, हम उसको देखते हैं, वो करता है उछल कूद, बहुत एक्टिविटी कर लेता है। कि मैं एक पढ़िया सी क्वाट कह ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਮੇਲ ਏਜ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮੈਨ ਏਜ ਲਾਈਕ ਅ ਵਾਈਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਕਣਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ सर्जरी, इंजेक्शन ਕੀ कुछ करते हैं। वो उनकी प्रोफेशन का पार्ट होता है, उनको अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनको डाइट खानी पड़ती है, नहीं तो नेचुरली ह्यूमन बॉडी इतना बड़ा गेन करने के लिए नहीं बनी हुई।
बट बॉडी बिल्डर्स की बॉडी फिर इतनी बड़ी कैसी होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, और फिर स्टेरॉइड्स तो पता ही है आपको, वो तो करना ही पड़ता है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। बट जिसका प्रोफेशन नहीं है, जिसको एज अ स्टेज पे compete नहीं करना, उसको स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो अपनी बॉडी को नेचुरली लेवल पर बेस्ट से बेस्ट लेके जा सकता है। बट वही है ना कि हम एक लिमिटेड पढ़ते हैं, लिमिटेड हमारी नॉलेज होती है, और हम जब किसी से ट्रेनिंग लेते हैं या फिर कोई हमारा कोच होता है, सबका एक लेवल होता है अपना अपना, तो जो जिसके हिसाब से गाइड कर सकता है उस हिसाब से उसको अपने जो है ट्रेनर को गाइड कर देता है, अपने जो ट्रेनी होता है उसको गाइड कर देता है। मेन इसमें होता है कि हमें अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लेके आना है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। और फैट लॉस में मेल में कम मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज ऑफ हार्मोन। जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो मसल गेनिंग में, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, और हमारा मसल मास, लीन मसल मास गेन करने में। और लीन मसल मास गेन होगा तो हमारा जो लीन मसल होता है वो क्या होता है कि एक्टिव टिश्यू होता है, हमारा जो मसल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब होता है कि उसे ऊर्जा की ज़रूरत है, कैलोरीज की ज़रूरत है जीने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से जिसमें ज़्यादा मसल मास होगा वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा इन रेस्ट ऑल्सो, एज़ कम्पेयर टू जिसके पास मसल मास कम होगा। तो ऑब्वियसली फीमेल्स के पास मसल मास कम होता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ weight ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਲੂਗਾ, ज़्यादा कम कर लेगा। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई उसको कंपैरिजन नहीं है, देखो, क्योंकि उसकी बॉडी, फीमेल की बॉडी फीमेल से ही कंपेयर करके उसको चैलेंज देने का मतलब बनता है। अब फीमेल मेल को चैलेंज देगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਟ ਲੌਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਫੈਟ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਊਗਾ ਮੇਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਫੈਟ ਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ करता है, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। खाने में देखो, हमारी बॉडी की जो हमें एक बेसिक लाइन सभी को पता है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमने एनर्जी कंज्यूम की है। एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी हम जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए कैलोरीज बर्न एज़ कम्पेयर टू जो हम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमें वेट मेंटेन रखना है, लॉस करने के लिए हमें कुछ थोड़ी कैलोरीज कम भी खानी पड़ती है, और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी बर्न करनी होती है। देखो, फैट लॉस, अगर कोई फैट है, ओबीस है पर्सन या मोटा है ना, तो ऑब्वियसली वो फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है, इसकी वजह से ही वो ओबीस है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सपेंडिचर कम कर रहा है और कैलोरीज कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है वो, ठीक है ना, एनर्जी इनटेक ज़्यादा कर रहा है। तो हमें उसको धीरे धीरे एक्टिविटी के ऊपर लेके आना है, एक्टिविटी पे भी लाना है और उसको डाइट के ऊपर भी लेके आना है। ठीक है, कई ट्रेनर्स जो होते हैं वो डाइट को इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करने से उसकी बॉडी का वेट जल्दी कम होगा। बट अगर जनरल पॉपुलेशन को देखा जाए, जो लोग मोटे हैं ऑलरेडी, वो अगर ऐसा शेड्यूल फॉलो कर सकते तो वो मोटे ही नहीं होते ना फिर। अगर वो ऐसा हो रहे हैं तो वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते वैसा। तो हमें शेड्यूल देना पड़ता है पर्सन के अकॉर्डिंग। जो वो 20 पर्सन है, अभी उसके अकॉर्डिंग टू कुछ चेंजेस कर दो, हल्के फुल्के चेंजेस कर दो। देखो, जो बेस्ट चीज़ है खाने के लिए, मैं कार्बोहाइड्रेट को बोलता हूँ कि बेस्ट चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट सबसे बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी को भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में रिक्वायरमेंट भी उसी की होती है। यानी टोटल कैलोरीज में जो हमें पूरे दिन में चाहिए, उसका मैक्सिमम परसेंटेज आपका कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, जो 45 to 65% हमें साइंस हमें बताती है। बट अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो 65 से भी ज़्यादा ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज को।
बट अगर हम कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से खा रहे हैं बट और हम उसे यूज़ नहीं कर रहे कहीं पे, तो वो लेटर ऑन फैट में कन्वर्ट होंगे और फिर हमारी बॉडी में स्टोरेज करेंगे। और जैसे जैसे फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होता चला जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो पर्सन फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा, ज़्यादा खाना भी खा रहा है और उसका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, तो ये 2 गुनी तेज़ी से वो मोटा हो रहा है। तो हमको इसमें सबसे पहले चीज़ डालनी है खाने को लेके। देखो मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ भी खा सकते हैं हम, मतलब नॉर्मल फूड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी खा सकते हैं, हेल्दी में कुछ भी खा सकते हैं हम। अगर हमें कुछ बाहर का जैसे खाना होता है, पिज़्ज़ा हो गया या कुछ फ्राइड हमें खाना है, थोड़ा बहुत कभी ना कभी आप खा लो, वो इशू नहीं करेगा। बट अगर आप बिल्कुल ही फ्राइड के ऊपर, बाहर के खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो फिर बॉडी तो देखो लेटर ऑन खराब होगी ही। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ, ਮੋਨੋਸੈਚੂਰੇਟਡ, ਪੋਲੀਸੈਚੂਰੇਟਡ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰੋਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀ, ਮੋਨੋ ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਆ, ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। देखो फैट हमारा 2 टाइप का है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट है वो बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड बॉडी में स्टोर नहीं होता। और अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं हमारे पास, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो उसका बहुत बेनिफिट होता है बॉडी में, जैसे ब्लड प्रोफाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों के ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे अगर एक खून को पतला करने का काम कर रहा है, खून को गाढ़ा करने का काम कर रहा है। ओमेगा 3 ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ओमेगा 6? ओमेगा 6 ਕੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀ? ये हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ सप्लीमेंट ਚ क्यों ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ फैट ਚੋਂ मिल ਜਾਂਦਾ? सप्लीमेंट से देखो ज़रूरत नहीं होती वैसे लेने की, अगर जनरल पॉपुलेशन की बात की जाए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टारगेट जनरल पॉपुलेशन को ही करेंगे। क्योंकि एथलीट को लेंगे, अगर हम किसी और पर्सनालिटी को लेंगे तो सब उनके हिसाब से अलग अलग डाइट चली जाती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट चली जाती है। तो जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो बाहर से सप्लीमेंट्स के थ्रू नहीं चाहिए होता, हम फूड से भी उसे कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारे वॉलनट हो गया, आलमंड्स हो गया, इन चीज़ों में हमें मिलता है, मिल्क में मिलता है, घी में मिलता है। तो बट ये हमारे ट्रेनर्स जो होते हैं, जो ट्रेनर्स बोलते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उन्हें सप्लीमेंट अपने सेल करने होते हैं, तो वो बोल देते हैं कि आप सप्लीमेंट कंज्यूम करो। मैं ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਮਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। बिल्कुल सही क्या मैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ बिजनेस वाले लोग हैं, ठीक है, कोई नहीं टाइम मिल पाता अपने काम की वजह से या ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो वैसी डाइट मेंटेन नहीं कर सकते जैसा एक घर में रह के या जो नॉर्मल जॉब कर रहा है अपना 9 to 5 वो कर सकता है। तो उन लोगों के लिए हम सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट से जो चीज़ें नीड आपकी जो फुलफिल नहीं हो पा रही उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सही है। तो मेरा अगला सवाल थोड़े ते ये आ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ, क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ लो? देखो जो भी एक्सरसाइज शुरू की है जिसने, उसको तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर 5-7 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, प्रोफेशनली स्टेज पे compete करते हुए, उसको अपनी बॉडी को और आगे नेचुरल वे में नहीं लेके जा सकता वो, तब उसको रिक्वायरमेंट होती है। पर आज के टाइम में कोई नेचुरली करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। पर मैं इसमें बताऊँ, बहुत सारे बैरियर्स टूटते हैं हमारे, अगर हम नेचुरल वे में बॉडी को ग्रो करना चाहते हैं तो। एक बार हमने वैसे ही काफ़ी टाइम से हम ऑन एंड ऑफ चल रहे थे एक्सरसाइज को लेके, तो हमने अपने आप को चैलेंज दिया कि 14 डेज़ हैं हमारे पास, 15 दिन में बॉडी को देखते हैं कितना चेंज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं इसी फॉर्म में था, काफ़ी पतला था, हो गया था मैं। अभी भी काफ़ी 6 महीने 7 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर पाया। भी शरीर थोड़ा कैम है पूरा है। हाँ जी। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए थे, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी लीन टाइप में है। मैं अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ तो मेरे पेट पे कम चढ़ता है और मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ये सबको जानना पड़ेगा कि उनकी बॉडी किस न्यूट्रिएंट पे ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है ना। कई लोग प्रोटीन बहुत कंज्यूम करते हैं, मेरे कुछ नॉन में हैं, मेरे दोस्त हैं, कंपटीशन भी खेलते हैं,
तो वो प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी करते हैं, बट उनका मसल मास इतना है उनकी बॉडी में, प्रोटीन से उनकी बॉडी बहुत अच्छी दिखती है और वो फुल महसूस करते हैं प्रोटीन को खाने से, चाहे वो साइकोलॉजी हो, क्योंकि मेंटली तो हमें सबसे पहले चीज़ इफेक्ट करती है। अगर हमारे दिमाग ने मान रखा है कि इस चीज़ से मुझे रिजल्ट आएगा तो मुझे उसी से आएगा, तो वही उसको देना पड़ेगा। स्टीरॉयड के टाइम पर यही होता है, जैसे आपने अभी स्टीरॉयड के बारे में पूछा था ना, कि साइकोलॉजिकली हमने ना बहुत सुन रखा होता है, इधर उधर लोगों से सुन रखा है कि स्टीरॉयड बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द आप उससे लेते हो जो पहले कई बार ले चुका है, और या तो फिर वो किसी कोई ट्रेन करता हो किसी एथलीट को, है ना, तो अब आपने उससे उसके ऊपर ट्रस्ट करके उस चीज़ को लेते हो, इस वजह से उसके ऐसे रिजल्ट दिखते हैं जो हम एक मिराकल देख लेते हैं कुछ ही टाइम के अंदर। मैंने कुछ ऐसे लोगों को सच बताऊं देखा है जो पूरे साल साइकिल कर रहे हैं पर उनकी बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उन्होंने उसकी हैबिट बना ली है, और साइकिल भी उन्हें पता नहीं कि कैसे करनी है। बॉडी रिस्पॉन्स देना हट गई, भी ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ बॉडी रिस्पॉन्स देना हट गई वो चीज़ पर। बहुत से लोग हैं, देखो मैंने देखा है, एक पर्सन था, उसको वो क्या कर रहा था, साइकिल तो रोज कर रहा था, वो यूज कर रहा था, साल वाला साइकिल, उन्होंने साल का साइकिल तोड़े ही नहीं, साइकिल आया ही नहीं, हाँ लगातार चल रहा है। बॉडी ने उसको नॉर्मल समझा ना, बॉडी ने उसको ऐसे समझ लिया कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बॉडी में आ रही हैं, और उसके हिसाब से बस पता है क्या होता है, एक लेवल पर हमारी बॉडी एडजस्ट करना सीख जाती है, अडेप्ट कर लेती है। तो फिर उस अडेप्टेशन, जब तक वो अडेप्टेशन फेज है बॉडी का, जब तक उसने उस लेवल को अडेप्ट कर लिया, तब वो ग्रो नहीं करेगी उसके अंदर। हमें हमेशा डिफरेंट टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। तो जो 14 दिन की मैं आपको बात बता रहा था, उसमें बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम की थी मैंने, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की थी, अपने बैरियर्स को काफ़ी ब्रेक किया था, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा था। दो चीज़ें मेरे माइंड में थी कि कार्बोहाइड्रेट वाटर स्टोर करेंगे, तो मैं इसी हिसाब से पानी भी ज़्यादा पी रहा था, और हमारे मसल को ब्लोड अप दिखाते हैं, वो बड़ा दिखाते हैं, तो बस मुझे साइज गेन करना था, मसल को बड़ा दिखाना था। तो वो करता गया मैंने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में, और रेस्ट 14 दिन कुछ नहीं किया, खाया, रेस्ट और एक्सरसाइज, बस ये किया था। नवी सीख ला, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਲਾ ਵੇਟ ਘਟਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਂਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਟ ਦੀ, देखो उस टाइम पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खाए थे, प्रोटीन और फैट भी थे, बट ज़्यादा परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट की थी, क्योंकि मुझे वेट गेन करना था, मसल का साइज गेन करना था, तो मुझे पता है मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करती है, और सबसे बेस्ट करती है आलू पे, पोटैटोज़ पे, तो पोटैटोज़ बहुत खाए थे। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਟੋ ਦਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ लेना। एक मोस्ट ऑफ द लोगों को जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो लोगों के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, वो है ओट्स। ओके, अगर ओट्स को कंज्यूम करते हैं विद एप्पल करते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ करते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा है। एक तो वो स्लो रिलीजिंग एनर्जी देता है बॉडी को, तो लोग एक्टिव रहते हैं। उसको ब्रेकफास्ट में जैसे कंज्यूम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, एनर्जेटिक फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, और भूख भी लेट लगती है उससे, क्योंकि वो स्लो रिलीज करता है बॉडी में एनर्जी। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो अपने एनर्जी देनी है बॉडी को। पर उसे खाना थोड़ा सा कई लोगों के लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब टेस्ट के ऊपर बात होती है पर्सन को, जिसको आदत हो गई। नहीं मसाले वाले नहीं, नॉर्मल ओट्स की बात कर रहा था, क्योंकि मसाले वाले लेटर ऑन ब्लोटनेस तो करेंगे। देखो मसाले कहीं ना कहीं मसाले की करते हैं, ब्लोटनेस करते हैं मसाले। हाँ, जिस टाइप के भी मसाले हैं वो वाटर होल्ड करेंगे पेट में, और ज़्यादातर ब्लोटनेस करते हैं, वो फुल फील करवाएंगे आपको, जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, बट उससे अनकंफर्टेबल फील होता है। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੈਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫੈਟ ਵਧੂਗੀ, ਇਹ ਮਿਥ ਬਸਟ करना ਆਪਾਂ ने। देखो फैट खाने से फैट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर वो तो कुछ भी खाने से फैट बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि जिम जाओ, वेट उठाओ, वो करो, कुछ भी करो, है ना, जिम जाके बिल्कुल मेहनत करनी है आपको बहुत ज़्यादा। मैं उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कह रहा। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप जो डेली रूटीन में भी करते हो, लिफ्ट ना यूज़ करके अपनी स्टेयर्स को यूज़ करो, साइकिल यूज़ करो ऑफिस जाने के लिए,
तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कह रहा हूँ। वॉक पे जाओ, आप डेली भी करते हैं, अगर कंसिस्टेंट वे में करते हैं तो वो भी बेनिफिट देगी। एक मैं मूवी देख रहा था, उसमें उसने जो रिपोर्टर था उसने पूछा कि आपकी ऐसी बॉडी कैसे बनी हुई है। वो बोला कि मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। देखो मैंने उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रखी, पर जो मैंने सुना मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोला 30 मिनट एक्सरसाइज करने से, वेट ट्रेनिंग करने से इतनी अच्छी फिजिक कैसे बन गई उसकी। लगा लो बहुत अच्छी फिजिक थी, 6'4", 6'5" उसकी हाइट है। वो बोला कि ये मैं 10 साल से कर रहा हूँ, डिकेड से कर रहा हूँ मैं जो 30 मिनट की जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, रेगुलरली कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी उसने बताया, एक ये भी मोटिवेशन लेने का एक पॉइंट है कि हम कंसिस्टेंटली अगर करें तो हमारी बॉडी 100% रिजल्ट दिखाती है और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जो पर्सन रेगुलर वॉक पे जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज कर रहा है पार्क में, कई बार लोग जो जिम वाले लड़के होते हैं वो पार्क में लोगों को देख के हंसते हैं कि यार ये क्या है, बट वो अगर वो रेगुलरली करें लोग पार्क में जाके तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बॉडी एटलीस्ट नई बीमारियां तो जनरेट नहीं करेगी अपने अंदर। भी एक्सरसाइज है कोई भी करो, कोई भी तरीके की एक्सरसाइज हो। सही है ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੈਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ खा सकते हैं हम, जो फैट है ओबीस है खा सकता है फैट, ऐसा नहीं है, बट वही है उसको कैलोरीज के अंदर खाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी जो बॉडी है 25% एक हम एवरेज रेंज लेके चलते हैं कि 50% कार्बोहाइड्रेट, 25% फैट एंड 25% प्रोटीन हमें डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। तो 25% फैट में 10% सैचुरेटेड फैट और 15% अनसैचुरेटेड फैट है। तो अगर पर्सन उस हिसाब से कंज्यूम करता है और हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ओबीस इसीलिए है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि फैट ना खाओ, क्योंकि वो खा तो लेगा हमारी बात सुन के पर वो एक्सरसाइज करने नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा कैलोरीज मिलती है हमें, 9 कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम फैट को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है कार्ब और प्रोटीन के मुकाबले। बिल्कुल, तो इसीलिए ज़्यादा ओवरऑल कैलोरी उसकी कम हो जाएंगी अगर वो फैट कम खाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो खानी पड़ेंगे, भूख तो लगेगी हमें। जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ तो सोच के भी ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। मेरे पास मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वो वाले आए हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हमने सारा कुछ कर लिया और अब मुझे कहीं से भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कि मैंने डांस भी कर लिया, स्विमिंग भी मैंने ज्वाइन कर ली, ये एकेडमी ज्वाइन की थी, मैंने इतने 6 महीने एक्सरसाइज की है, वो की है, मेरा ट्रेनर तो मुझे बहुत कुछ करवाता था, हज़ार स्किपिंग थी, 20-20 मिनट आधा घंटा रनिंग थी, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो देखो मेरे साथ तो कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि कभी किसी को रिजल्ट ना आए हो। तो मुझे तो हमें हर बार ऐसा ही फील हुआ कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं या फिर दूसरे क्या करवा रहे हैं। इसी वजह से एकेडमी ओपन की हुई है ताकि सही नॉलेज मिल सके लड़कों को, है ना, और सही तरीके से लोगों को गाइडेंस मिल सके। तो प्रॉब्लम तो यही रहती है कि सब लोग यही बोलते हैं कि मेरी बॉडी स्टक हो रखी है, मेरी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पर जब मैंने एक्सरसाइज करवाई तो मुझे तो लगा नहीं देखो ऐसा कुछ। क्वेश्चंस तो यही रहते हैं कि हम क्या ऐसा करें। अब एक क्लाइंट था हमारा, उसको वेट लॉस करना था, मुंबई से उसने कहीं से डाइट ले रखी थी, काफ़ी अच्छी हाई पेड वो थी न्यूट्रिशनिस्ट वो, बट उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था। 3 महीने हो गए थे उसको उसकी डाइट फॉलो करते हुए। और जब हम उसके साथ बैठे, जब मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ों का नाम बताया, जैसे ओट्स हो गए वो बोला हम तो खाते ही हैं, ये रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, ये तो सर खा ही रहे हैं हम, फिर हम क्या करें। अच्छा, फिर उसको वही चीज़ खिला के फिजिकल एक्टिविटी में फिर चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि डाइट तो सेम ही होगी, देखो उसकी कैलोरी के हिसाब से हम कर ही देते हैं उसको कि कितनी उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। कई बार लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मैंने 500 कैलोरीज कम की हुई है ओवरऑल कैलोरीज में से, और कितनी कम करे। वो 500 कम करते 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 वो खाना भूखे रहना थोड़ी शुरू कर देगा। वहाँ पे फिर उसको डाइट और कम नहीं करनी होती, क्योंकि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमको रहती है, नहीं तो डेफिशिएंसीज जनरेट होंगी। तो जो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट की जगह वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट बन जाती है। तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। और एक्सरसाइज में भी ये देखना पड़ता है कि कौन सी एक्सरसाइज हम सेफली कर रहे हैं और कौन सी एक्सरसाइज से हमारी बॉडी रिजल्ट दे रही है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको भगाते रहते कोई रिजल्ट नहीं आता, उनकी बॉडी वेट ट्रेनिंग से कई बार रिजल्ट दे देती है।
ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स ही है कि यही एक्सरसाइज करने से, भागने से, स्किपिंग करने से और कार्डियो ज़्यादा करने से ही वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा। तो दोनों की कम्बिनेशन को जो है, जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है दोनों के कम्बिनेशन से मिलता है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो। ओके। तो उससे हमें कार्डियो ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ weight ਆ, ਹਾਈਟ ਲਾ ਲਓ 5.5 ਤੇ weight ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 90 ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अब यहाँ पे हमें पता है किस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है जो लोगों को नहीं पता। ट्रेनर्स ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, ट्रेनर बस ये देखते हैं कि हाँ ये भगाना है। जो पर्सन ओवरवेट है तो उसके जॉइंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर हल्का फुल्का भी ट्विस्ट आया तो उसके जॉइंट में इंजरी होगी सीधा, और उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी वीक है, तो रिकवरी कहाँ से कर लेगी जल्दी, है ना। तो वहाँ पे हमें उसको ऐसी एक्सरसाइज करवानी होती है जो उसके जॉइंट के ऊपर कम स्ट्रेस डाले। जैसे वाटर एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, ठीक है, स्किपिंग हो गया या जंपिंग, रनिंग अभी अवॉइड करो स्टार्टिंग में। मैं जिम 'ਚ ਬੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ weight ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਡਾਈਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੀਤੀ ਆ? ਪੰਚਕੂਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਉਣ, ਵੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ पर ਭੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ 100 किलो वेट आ? देखो, जो हमारे पास ट्रेनर हैं सभी अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से ट्रेंड है, या फिर मेरी अकेडमी से पास आउट हैं, या फिर अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो उसके अलावा हमने रखा ही नहीं कोई भी, जिसकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर भी हो गई है हम उसको भी नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ उसी पर्सन को लेंगे जो अभी लेटेस्ट अपने माइंड के अंदर सारी चीज़ों को रखे हुए हैं। अगर उसकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गई है तो उसको बोल रहे हैं आप सर्टिफाइड हो आओ दोबारा से, इसको रिन्यू करवा लो, एंड देन आप हमारे पास काम कर सकते हो। हाँ, इंटरव्यू और जो उनका ट्रेनिंग सेशन है, जो उनका ट्रेनिंग पीरियड है, वो तो उनको पास करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही उनकी जॉब पक्की होगी। तो हमारे ट्रेनर्स ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से चलेगा वहाँ पे सब कुछ नहीं सही। हाँ, एक्सरसाइज को लेके तो खासकर कि मैं ये नहीं चाहता कि जो सब सारी जगह चला हुआ आ रहा है हम वही करें। अभी हम यहाँ पे बैठ के बात तो कर रहे हैं, है ना, और जब इस चीज़ को अप्लाई करने की बात आ रही है तो हम अपने साथ भी वैसे ही कर रहे हैं, और फिर क्या चेंज आएगा उस चीज़ को, है ना। जो हम बात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, जो अप्लाई नहीं करेंगे अगर उसको, तो फिर चेंज कैसे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई किया मैंने उसको। हाँ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ, ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਦੀ स्टडी करी है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ स्टडी करी है, वो कितना ਦੱਸ ਸਕਦਾ? देखो, मैं जो प्लेटफॉर्म सोचता हूँ, है ना, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस हिसाब से है कि वो फिटनेस को लेके बिल्कुल प्रॉपर हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ वहाँ नाम का फिटनेस हो रही है ना। जो भी हमारे पास क्लाइंट आएंगे हम उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग देंगे कि जो एक्चुअल फिटनेस वो अचीव करें, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो डॉक्टर मैंने इसी वजह से, इसमें भी एक तरीके का मेरा एक्सपेरिमेंट है ये, कि मेरा ये सोचना है कि हम पहले ब्लड रिपोर्ट लें, ठीक है। तो डॉक्टर पहले उनका ब्लड जो चेकअप है वो करेंगे, हम लैब से टाई अप है हमारा, उसके बाद हम वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी, लैब से जो रिपोर्ट आएगी, डेफिशिएंसीज जो ब्लड में निकलेंगी उसके अकॉर्डिंगली जो डाइटिशियन होगा और जो डॉक्टर होगा वो मिलके, और प्लस में जो उसका पर्सनल ट्रेनर होगा हमारे क्लाइंट का, वो तीनों लोग मिलके एक प्लान बनाएंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रहे। और एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तो है ही है डॉक्टर। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਕੈਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਐਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਟਾਈਪ ਆ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਨਾਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਮ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਮ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਆ,
ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर के पास एक बॉडी बिल्डर की जो अभी कल ही कंपटीशन जीता था, उसकी ब्लड रिपोर्ट दी डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोला ये कौन है, तो पेशेंट है, तो मरने वाला है किसी भी टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन थी इंटरनल बॉडी की, बट वो कल ही कंपटीशन जीत के आया था। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम बाहर तो देख रहे हैं कि बॉडी ऐसी है वैसी है, बट इंटरनली ध्यान नहीं दे रहे। और इंटरनली कैसे ध्यान देंगे? सबसे इजी मेथड हमारे पास है ब्लड रिपोर्ट लेके आना। वैसे तो इसमें भी मेरा ये कहना है कि अगर हमारी बॉडी ने चेंजेस किए हुए हैं अपने अंदर, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करती है इंटरनली। अगर ब्लड में भी कुछ हमें लगता है कि ये चीज़ बढ़ रखी है, घट रखी है, वो करंट बॉडी के हिसाब से होती है। तो वो बॉडी हमें हेल्प ही कर रही है उस चीज़ को करने के लिए कि मैं कंफर्टेबली जी सकूं। बट अगर हम रेंज के हिसाब से उस चीज़ को देखें तो वो लेटर ऑन वो चीज़ अगर बढ़ती चली गई, एक ही चीज़ में हमने बात कर रहे थे जैसे पहले भी कि एक ही चीज़ अगर ज़्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में। तो उसको बैलेंस में लेके आना, नॉर्मल पे लेके आना, वो हमारा काम होगा। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਡਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਬੀਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਓ। ये डीप में चला जाएगा, मैं बताऊंगा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡੀਪ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, फिर नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, समझना। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ थोड़े जे भी हाँ नॉलेज तो जावे बंदे नूं भी हाँ भी ये कर लो, क्योंकि फिर मेरे को पता नहीं चलेगा कहाँ तक चली गई बात। कोई गल नहीं, चलो रोक देना मेरे को फिर, कोई ठीक है। चक्कर नहीं। तो बीपी की बात कर रहे हो आप, देखो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ब्लड में आ रही है आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें प्लाक इकट्ठा हो जाता है, और सपोज एक पाइप है, पाइप के अंदर अगर कचरा होगा तो पानी को निकलने में प्रॉब्लम आएगी। अब ऐसा ही हमारे ब्लड वेसल के साथ है। हमारी ब्लड वेसल का काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। अब हाई ब्लड प्रेशर के दौरान क्या होता है, हमारा जो हार्ट है, फोर्थ चैम्बर से जब हमारी बॉडी की तरफ हार्ट रिलीज हुआ, तो कहीं पर भी अगर जैसे आपने देखा हो कि आपने देखा होगा आप गाड़ी को पानी से धो रहे हो या पौधों को पानी दे रहे हो, अगर पाइप के आगे आप हाथ रख लेते हो, है ना, तो उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, दूर तक जाता है। हमारी बॉडी उस टाइम पे ऐसे करने की कोशिश कर रही है, बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर के दौरान। तो हमारे जो लिविंग सेल्स हैं उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वो ब्लड मांग रहे हैं, बट हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें प्लाक जो जमा हो रखा है, प्लाक बनता है कैल्शियम से और फैट से, उनके दोनों मिक्सचर से बनता है। वो एक बबल गम जैसा मटेरियल होता है जो चिपक जाता है हमारी आर्टरी के वॉल के ऊपर। तो वो क्या करता है, हमारा हार्ट जो हमारा सेल है, जो सपोज ये सेल है हमारा, ये ब्लड मांग रहा है और हार्ट है वो ब्लड को थ्रो कर रहा है, फोर्थ चैम्बर हमारा। तो अगर वो इतने प्रेशर से थ्रो नहीं कर पाएगा कि यहाँ तक पहुँचे, तो हमारा सेल मांगता रहेगा कि दो दो दो। अब नॉर्मली जब हमारा ब्लड पंप कर रहा है हार्ट को, हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड को, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि वो बीच में जो कचरा फंसा हुआ है, जो प्लाक इकट्ठा हो रखा है, वो कचरा जो है वो ब्लड को आगे नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ से प्रेशर बढ़ता रहता है, जैसे हमारी पानी की मोटर है, वो एक प्रेशर से पानी को फेंकेगी, ठीक है ना। तो हमारे हार्ट क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा यहाँ से कि वो ये सेल की डिमांड पूरी हो सके। तो कई बार इस प्रेशर को बढ़ाने के चक्कर में वो हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनका एक लेवल है हमारे ब्लड के प्रेशर को सहने का। अगर हमारी आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे पड़ गया तो वो बस्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में पर्सन को हार्ट अटैक आता है। अब इसमें क्या है, हाई ब्लड प्रेशर हमें एक सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो हमारे आर्टरीज है उसमें प्लाक इकट्ठा हो रखा है, जो कचरा है वो फंसा हुआ है, और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा। तो वो हमें हाई ब्लड प्रेशर ये बता रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर अच्छा है, अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर वो हाई ना होता तो हमारे सेल तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाता, पर वो एक सिग्नल है हमारे लिए भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕभी जिम में पूरे हो जाने बंदे इसीलिए होते हैं। क्योंकि जिम में क्यों होती है, देखो ये प्रॉब्लम जो इस क्वेश्चन को भी मैं क्लियर करूं कि
प्रेशर ज़्यादा डाल देते हैं वो। अब मेरी मान लो लेग्स हैं, हर्ट मेरा ऊपर है, लेग्स मेरी नीचे हैं, तो नीचे तक ब्लड को फ्लो होने में अभी कितने सारे ब्लड वेसल से गुजर के जाना है, और कितनी सारी ब्लड वेसल में वो कचरा इकट्ठा होगा। तो पर मेरे जो फिंगर्स हैं, जो मेरे पैर हैं, हमारे काफ मसल है, वो उस ब्लड को डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और जब तक नहीं पहुंचेगा वो डिमांड करते रहेंगे। डिमांड जो है वो ब्रेन के पास जा रही है, ब्रेन हार्ट को बोल रहा है कि भाई बीट हो ज़्यादा और फास्ट बीट हो, हार्ट बीट भी फास्ट हो रही है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और एकदम बॉडी कोलैप्स हो रही है। तो इस चीज़ को जानने के लिए भी ब्लड टेस्ट है, जो हम रिपोर्ट्स करवाएंगे उससे पता चलेगा कि बॉडी को भी किस लेवल पे ट्रेनिंग करवानी है, कि इसका एक सेफ लेवल है। क्योंकि हमारे पास एज अ जो फिटनेस प्रोफेशनल होता है, पर्सनल ट्रेनर का सबसे पहला धर्म ये है कि वो बॉडी में रिजल्ट चाहे ना लेके आए, पर अपने क्लाइंट को सेफ रखे, कि उसे कोई भी ऐसी इंजरी ना हो, ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि वो जिम में आया है सही होने के लिए, पता चल रहा है और ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स लेके जा रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, डेथ हो रही है। तो सबसे पहला काम ये है कि उसको सेफ रखना। तो एक जोन पता चल जाएगी उससे हमें कि इस क्लाइंट को इस लेवल पे ट्रेनिंग करवानी है। बाकी फिटनेस असेसमेंट तो हम करेंगे ही, जिससे और क्लियर होगी चीज़ें। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ? ब्लड प्रेशर में देखो ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है वो रीज़न की वजह से बढ़ रहा है ना। ਖਾਣੇ का तो देखो जब इस टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो उस टाइम पे हमें ये चीज़ें खानी चाहिए कि हमारा जो ब्लड है वो इजीली मूव हो सके, इजीली फ्लो कर सके हमारे उसमें, हमारी ब्लड वेसल में, है ना। खाने का देखो कुछ फूड्स हैं जैसे अवॉइड करने हैं हमें, जैसे कैफीन अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे और ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है हमारा। तो ऐसे फूड अवॉइड करने जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, स्टिमुलेंट्स बोलते हैं जिनको, वो अवॉइड करने हैं। ठीक है, खाने में हाई शुगर भी अवॉइड करने को बोलते हैं। ठीक है, कि हाई शुगर भी नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर हाई होगा। हाँ जी, आप बीपी की गल करते मतलब की खाना की नहीं खाना जो। तो जैसे अब मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी हाई कंज्यूम नहीं करने, है ना, क्योंकि जो हमारा शुगर होगा उससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है अगर हम शुगर कंज्यूम करते हैं, सिंपल शुगर। तो हमने अभी बात की थी कि जो हमारे ब्लड में है, हमारी आर्टरीज में प्लाक इकट्ठा हो रखा है। अब जो हमारा ओमेगा 3 होता है, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं उन क्लोट्स को जो प्लाक इकट्ठा हो रखा है उसको डिसॉल्व करने में। तो हमें वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करने हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड फैट अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे आलमंड्स खाने हैं, वॉलनट्स हैं, बट वही है कि अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में थर्मोजेनेसिस प्रोड्यूस करेंगे। गुड फैट्स को कंज्यूम करना हाई ब्लड प्रेशर में जो अच्छा होता है। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕੱਟੂਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ फैट एंड कैल्शियम का मिक्सचर होता है वो। ਮਤਲਬ ਫੈਟ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਚੂरेटेड फैट होगी ਜੇ देखा जाए अपनी ਜਿਹੜੀ आर्टरी 'ਚ जमती है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। वो होता है प्लाक बनता है फैट और कैल्शियम से। ठीक है, ये हमारे लीवर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। जब एक्चुअली में उसका काम है ब्लड को गाढ़ा करना। ठीक है, ब्लड प्रेशर एक लेवल पर होना भी चाहिए, मेंटेन करने के लिए है। पर जब हम ओवर एक ही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बैड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये प्लाक की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो वो भी अच्छा, प्लाक ऐसा नहीं है कि बुरा है, वो हमारे एक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर खून ज़्यादा पतला हो गया तो हमारे हार्ट को जो है ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ ब्लड भी हमारी होनी चाहिए, ब्लड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं वो सही होनी चाहिए। कोई भी चीज़ देखा जाए तो अपनी नॉर्मल रेंज 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਆ ਜਾਈਏ ਬੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का बताया तो अभी। हाँ वो तो होगा। शुगर शुगर तो देखो एक लेमैन लैंग्वेज में बोल देते हैं, एक्चुअली में तो डायबिटीज़ बोल रहे हैं ना हम। 2 टाइप की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में तो कम्प्लीटली एब्सेंस होती है इंसुलिन की, और हम जो सेल्स हैं हमारे पैनक्रियास से इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पा रहे। तो वो बाय बर्थ होती है मोस्टली लोगों को, बाद में तो नहीं होती वो, और बच्चों से ही वो चीज़
बन जाती है, तो उनको इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इंसुलिन का बेसिकली काम है हमारे ब्लड की ग्लूकोज को रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब होता है कि जब हम कोई भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज राइज हो रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के हमारे सेल के अंदर डाल देता है। सेल में डालता है यानी स्टोरेज के लिए, स्टोरेज यानी सेल को एनर्जी चाहिए जीने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है ना, उसमें डाल देता है। अब और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो सेल है वो उस टाइप ऑफ इंसुलिन पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, यानी जितना इंसुलिन सिक्रिएट कर रहा है हमारा पैनक्रियाज, हमारे जो सेल हैं उस लेवल ऑफ इंसुलिन पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो हमारा जो ऑर्गन है वो ज़्यादा और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाता है, ताकि हमारे जो सेल हैं उसको अलाउ करें एंटर करना, ग्लूकोज को एंटर करना अलाउ करें। बट उसकी भी एक लिमिट होती है, एक लेवल होता है। हमारी बॉडी भी एक लेवल तक ही इंसुलिन को सिक्रिएट कर पाती है, कितना मैक्सिमम कर देगी वो, है ना। तो उसमें होता है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, उस टाइप 2 डायबिटीज़ को कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। उसको दूर करने का देखो यही तरीका है, हमें हमारे सेल की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। एक्सरसाइज जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसका ग्लूकोज बर्न होगा, एनर्जी बर्न होगी भी होर ले सकता। अब जिस पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो एनर्जी बर्न नहीं कर रहा है, एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा है, और वो एनर्जी उसमें डाली जा रहा है आगे आगे, ठीक है ना। रेगुलर फूड तो देखो खाना ही पड़ेगा ना, जो हमारा रूटीन बना हुआ है। तो लेटर ऑन जब वो खा ज़्यादा रहा है, खाई जा रहा है और वो भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और एनर्जी कहीं बर्न नहीं कर रहा, तो उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, मेटाबॉलिक डिसीज़ हैं ये हमें, ये डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और ये बहुत लॉन्ग टर्म में जाके बनती है, 5-6 साल में जाके किसी पर्सन को वो कंडीशन आती है। अब देखो हमारी बॉडी कोई भी अभी हमने खाना खाया उससे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है एकदम। जब हम एक टाइप का फूड बहुत लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को इनएक्टिव फेज में रख रहे हैं, तो जाके हमें ये मेटाबॉलिक डिसीज़ लग रही हैं। अब इनको ठीक करने का क्या उपाय है? देखो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि ये हुई कैसे थी। हम एक्टिविटी नहीं कर रहे थे और खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, कोई हमारा रूटीन नहीं है खाने का, कुछ भी खा रहे हैं, उससे हो रही है ना। तो ठीक करने का क्या तरीका है? सिंपल, रेंज में खाओ, अपनी नीड के हिसाब से कंज्यूम करो और फिजिकल एक्टिविटी करो। जिन्नी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी है उन्ना ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੂਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਪਾਈਕ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਮੇਨ ਸਿੱਟਾ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਘੱਟ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाएंगी फिर बॉडी में। भी नॉर्मल खाओ जितना थोड़ी बॉडी में। देखो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लो और एक्टिविटी कर लो। कम खाने से डेफिशिएंसीज से और भी फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेगी फिर हमारी, प्रॉब्लम में तो हम रहे ही ना। अगर हम थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं वो हमारे लिए ईजी है, कम खाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर भूखे रहना पड़ता है लोगों को, फिर नमी नमी बीमारियाँ लग जानी है। बड़े दिक्कत होंदी मैं फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग किसी हद तक होंदी है, बहुत ज़्यादा खाना घटा दिंदे फिर उन्हें डेफिशिएंसी आ जाती है, कदे कोई प्रॉब्लम आ जाती, कदे प्रॉब्लम। मतलब सारे नालों बेस्ट आइडिया भी तुसीं एक्सरसाइज करके वेट घटा लो, ना कि खाना घटा के वेट घटा लो। वो हैल्दी एक्सरसाइज वाला, ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਟ ਆ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। बिल्कुल। और वो दिखने में चाहे पतला दिखेगा पर्सन, बट इंटरनली उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना। और साइकोलॉजिकली लोग स्टेबल नहीं रहते जब वो कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम खा रहे हैं। मैं हमेशा सबको ज़्यादा खाने को ही बोलता हूँ, बट मैं साथ में ये भी लाइन बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज भी करो। और एक्सरसाइज का मैंने मतलब बताया था अभी कि मैं वो नहीं कह रहा कि जिम जाओ और वेट उठाओ बहुत ज़्यादा, उसको नहीं मैं कह रहा। फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। कुछ भी करो, आप खा सकते हो कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी थोड़ी बॉडी वास्ते सही है। चाहे अपना माड़ा मोटा वॉकिंग कर ली, बेस्ट आ। बिल्कुल शरीर ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ये डायबिटीज़ वाला मैं बहुत ऊपर से लेके गया हूँ। अच्छा, बहुत ऊपर से तभी 2 मिनट में खत्म हो गया। अपनी ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ डायबिटीज़ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ डिटेल 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ स्पेशल टॉपिक रखेंगे डायबिटीज़, क्योंकि मुझे लगा ये ब्लड प्रेशर वाला मैं थोड़ा चला गया था अंदर ना,
तो वो ठीक नहीं है, जनता के ਨਹੀਂ लिए ठीक ਆਪਾਂ ਨਾ नहीं है। ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾ हाँ, इसके एक टॉपिक के ऊपर ही एक एक 2 घंटे की आराम से हाँ। बन सकती है, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो। ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਈਏ हम्म, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆ। बिल्कुल। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ी ट्रेनर लाइफ पे करें। ਹਾਂ ਹਾਂ ट्रेनर लाइफ ਤੇ ठीक ਦੱਸੋ। है। अभी जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि हमने जो जिम में ट्रेनर्स रखे हैं वो कैसे हैं, है ना। ਹਾਂਜੀ जैसे हमने पढ़े लिखे ट्रेनर रखे हैं, ऐसो सारी जिम बोलते हैं हमारे जी ट्रेनर सर्टिफाइड हैं। आपको भी पता है कि अगर उससे 2 क्वेश्चन पूछ लो, अगर उसे पता हो, है ना, वो ख़त्म हो जाता है वहीं पे। हाँ, क्लाइंट के सामने तो जो मर्जी बोल दो, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ क्लाइंट को तो नॉलेज ही नहीं है। ਜੇ ਨੌਲੇज ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। बिल्कुल, वो क्लाइंट को कुछ भी बोल देते हैं और क्लाइंट उन्हें जज नहीं कर पाता क्योंकि उसे उसका फील्ड नहीं है ना। बट अगर हम पूछते हैं तो फिर पता चलता है, फिर जबान भी नहीं निकलती सामने, सही है ना। ऐसा है ना, आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਕਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ठीक है ना। तो जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको नॉलेज है प्रॉपर, ठीक है ना। और हर 6 महीने में उनका एक एग्ज़ाम होगा, ओके नॉर्मल सा एग्ज़ाम होगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई से अपडेट रहें। उनके मन में डर होना चाहिए हमेशा। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ गई। बिल्कुल। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये अपडेट रह रहा है कि नहीं रह रहा। एक छोटे से एग्ज़ाम से पता चल जाएगा वो, है ना। और उसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू जो डे टू डे क्लाइंट से रिलेटेड हो गया, चाहे न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया, तो वो क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और हर 6 महीने में जो ट्रेनर है उसको वो एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी वो कंटिन्यू हमारे साथ कर पाएगा। जो आलसी होगा, सुस्त होगा, वो बाहर होता चला जाएगा। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਬ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਪਰ। ਆਏ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਕੀ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਵੀ ट्रेनर की जॉब भी कोई सौखी नहीं हैगी जो देखी जाए। देखो ट्रेनर्स को क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे रखी, इस वजह से वो मुश्किल है। अब वो खड़े होने से कुछ नहीं सीख रहा, है ना। बेसिकली उनको खड़े इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि जिम उनको बोलती है कि आप ट्रेनर्स की मूवमेंट देखो, क्या कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जो जिम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रेनर को काम दे, वो बताए कि किस तरीके से ट्रेनिंग करवानी है और क्या मेथड अपनाना है। उन्होंने क्या बोल रखा होता है ट्रेनर्स को कि ये आपका टारगेट है, सेल टारगेट। ट्रेनर्स का काम सेल टारगेट, सेल टारगेट होता है ये कि क्लाइंट लेके आओ कि ये आपको सेल करनी है, ठीक है। तो वो गलत होता है। ट्रेनर्स का काम है ट्रेनिंग करवाना, मूवमेंट को चेक करना। अब फिर मैनेजमेंट ये बोल देती है हाँ चलो आप मूवमेंट देखो, जो मूवमेंट होती है। अगर कोई ये बोलने वाला हो जाता है ना कि मेरा सेल का काम नहीं है, मैं तो एक्सरसाइज करवाऊंगा, वो फिर उसको बोलता है ठीक है सबकी मूवमेंट देखो जाके। अच्छा। ऐसे थोड़ी काम होता है। एक प्रोडक्टिव वे में काम होना चाहिए। ट्रेनर्स का जो काम है उनको वो बताना चाहिए। जैसे ट्रेनर की मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग तो होनी चाहिए हर 6 महीने में, ताकि वो अपडेट रहें। प्लस में चाहे जर्नल क्लाइंट ही क्यों ना हो, जर्नल क्लाइंट्स की भी एक कैटेगरी बना के, एक ट्रेनर की कैटेगरी बना के उनको वो जर्नल क्लाइंट देने चाहिए। सपोज एक जर्नल ट्रेनर है, उसको 20 क्लाइंट दे दिए, जर्नल ट्रेनिंग करवानी है। जर्नल ट्रेनिंग में क्या रखना है कि इन 20 लोगों का न्यूट्रिशन आपने देखना है, एक अकेले पर्सन ने। इससे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रेनर को कि मुझे 20 लोगों को कैसे हैंडल करना है। अब अगर मैं बोल दूँ 50 लोग या 100 लोग, जेन्युइन नहीं है ना, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कितने लोगों को देख लेगा, है ना। तो अभी 20 लोग सफिशेंट हैं इसको करने के लिए। उसमें क्या करना है हमें कि 20 लोगों का जो न्यूट्रिशन है वो उस एक ट्रेनर को देखना है। 20 लोगों की जो एक्सरसाइज प्लान बनाना है, जो चाहे 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद चेंज होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। और उन 20 लोगों को ही वो जो जर्नल ट्रेनर है वो देखेगा। जैसे फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको आती है, 20 लोगों में किसी को प्रॉब्लम भी आएगी, चाहे वो मेंटली आए, फिजिकली आए, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आए, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जर्नल ट्रेनर की। जर्नल ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उस प्रॉब्लम को ठीक करना। ठीक करना मतलब मैंने बताया हम डॉक्टर भी होगा हमारे पास ऑन बोर्ड, डाइटिशियन भी होगा और सीनियर ट्रेनर्स भी हैं, ठीक है ना। उन सब से मिलजुल के एक राय लेनी
कि किस तरीके से मैं अपने क्लाइंट को इस सिचुएशन से ठीक कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। इससे ट्रेनर को एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि खड़े रहने से और मूवमेंट देखने से एक्सपीरियंस मिलेगा। एक है ना, सही प्लान है ना? देखो नहीं बहुत ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ। हाँ, जर्नल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि 100 लोग हैं, 100 के 100 पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले रहे, 5 हमारे पास जर्नल ट्रेनर हैं, 20-20 क्लाइंट दे दो सबको। ਓਕੇ, ਜੇ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ये ਆਪਣੇ होता ਤਾਂ ਇੱਥੇ है ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ट्रेनिंग देनी है, बिल्कुल। ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰ ਰਹਿਣਾ। पर्सनल ट्रेनिंग में एक टाइम पे एक पे रहना है। अब फिर जिम ऐसा बोलेगी इस टाइम पे, ये क्वेश्चन करेगी कि अगर ऐसा हम करने लगे तो पर्सनल ट्रेनिंग कोई भी नहीं लेगा। इसमें ट्रेनर की या इस आइडिया की कमी नहीं है, आपके ट्रेनर्स की कमी है, जो उनको ऐसा फील ही नहीं करवा रहे कि पर्सनल ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस है। ये तो आपने जनरल ट्रेनर्स को बिल्कुल ही नाकारा कर दिया और पर्सनल ट्रेनर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, और आप फोर्स कर रहे हो क्लाइंट्स को कि आप पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ ही जाओ। अब हर कोई थोड़ी पे कर सकेगा इतना। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 भी होती है, अगर मैं ऐसे तो लैक्स में भी होती है, बट अगर मैं जिम्स की बात करूँ अच्छी तो 50,000 तक होती है पर्सनल ट्रेनिंग की फ़ीस। तो हर कोई थोड़ी हर महीने वो दे सकता है। आपकी जिम में अगर कोई आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पूरा फिटनेस का जो है एक पैकेज प्रोवाइड करो। वो जर्नल ट्रेनिंग में रह के भी हो सकता है। इससे देखो ट्रेनर्स की भी ग्रोथ है और क्लाइंट्स को भी अच्छा लगेगा, और क्लाइंट में रिजल्ट भी आएंगे। हाँ, जिसने आउट ऑफ द लाइन जाके अपने कुछ रिजल्ट अचीव करने हैं, अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर करके चलना है, तो वो पर्सनल ट्रेनिंग में जाएगा, ठीक है ना। और जो क्लाइंट ये चाहता है कि मुझ पे एक ही ट्रेनर हो और मैं किसी और के साथ जो है मैं ग्रुप ऑफ क्लासेस नहीं कर सकता, ग्रुप ट्रेनिंग नहीं कर सकता, उसके लिए पर्सनल ट्रेनर होगा। तो ये भी आपको हमें गाइड करना पड़ेगा ना। अब क्लाइंट को थोड़ी पता है कि मुझे जर्नल ट्रेनिंग में जाना है, पर्सनल पे जाना है, या और हाई ट्रेनर से मिलना है, क्योंकि ट्रेनर्स की, पर्सनल ट्रेनर की भी कैटेगरी होगी, ठीक है ना, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब हमारे पास कुछ ट्रेनर्स हैं जिसके पास 10-10 सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी की हुई हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, कोई मेडिकल का भी किसी ने किया हुआ है कि 6 महीने उसने इस हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन किया हुआ है, इस डॉक्टर के साथ उसने पहले काम किया हुआ है, उसके क्लिनिक में काम किया हुआ है। तो जो क्लिनिक में काम कर रहा है ट्रेनर, वो 2-4 चीज़ें और भी तो सीख रहा है ना, क्लिनिक वाली चीज़ें भी सीख रहा है, चाहे उसका काम वहाँ न्यूट्रिशन डाइट ही देना था, पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट सीख रहा है ना वो। हाँ, देख के सीख ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। कुछ ट्रेनर्स हैं जो हमारे 5 स्टार होटल्स में काम करके हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको ये पता है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ कैसे डील करनी है, किस तरीके, तो मिक्स ऑफ मैच है। एटिकेट्स कैसे है, एथिकेट्स ਤੇ एटिकेट्स ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? हाँ, सेम है एटिकेट्स बस। हाँ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, एथिकेट्स नहीं, एटिकेट्स। एटिकेट्स ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ट्रीट होवे मेरे नाल। बिल्कुल। तो क्लाइंट को हमने गाइड करना है, चाहे वो गोल से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो, जर्नल ट्रेनिंग लेनी हो, उसकी बॉडी में उसको क्या रिजल्ट लेके आने हैं। कई लोग बोल देते हैं कि मुझे सर कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे पतला कर दो। तो पतला चलो उनकी सेंस में है, जब आप देखो कोई भी आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है ना। जब आप उसको सिखाओगे ना, थोड़ा सा बताओगे कि हाँ हमें इस लाइन को ऐसे नहीं बोलना कि मुझे पतला होना है, हमें ये बोलना है कि हमें फ़ैट लॉस करना है, कि अपनी जो हमारी बॉडी है, जो फैट स्टोर किया हुआ है हमारी बॉडी ने, उसको लॉस करना है हमने। और धीरे धीरे, एकदम नहीं, क्योंकि कुछ लोग मसल गेनिंग को ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे मसल गेन नहीं करने, मसल गेन, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ weight loss ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ weight ਤੇ fat 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ weight loss ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਖੇਲ ਆ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਖਾ ਲਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਖਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ fat loss ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ weight loss ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ weight loss ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ fat loss ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਫੈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ है, तो प्रोटीन की कैलोरी ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ है। इनिशियल स्टेज में जब हम
वेट लॉस करने की बात करते हैं तो वो वाटर वेट लॉस होता है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ weight ਘਟ ਗਿਆ 4-5 ਕਿਲੋ, हाँ, ਉਹਨੂੰ एक ਕਹਿੰਦੇ हफ्ते में। ਹਾਂ ਵਾਟਰ weight, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਵੀ ਉਹ ਵਾਟਰ weight ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਵਾਟਰ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ 1 ਲੱਖ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। और हमें जो सोरनेस होती है, हमारे मसल्स पहले रेस्ट पे थे, अभी एक्सरसाइज करना शुरू किया है हमारे, तो मसल भी अपना मटेरियल लूज़ करते हैं। तो मसल भी लॉस होता है, मतलब थोड़ा बहुत, जब हम इनिशियली वेट लॉस करने की बात करते हैं। वाटर लॉस भी होता है और फैट भी कुछ कम होता है। तो ओवरऑल चीज़ मिला के, मतलब पहले 1-2 महीने में लोगों को जैसे ज़्यादा रिजल्ट दिखते हैं, 5 किलो कम हो गया, 6 किलो कम हो गया, देन उसके बाद फिर 2-2 किलो ही कम हो रहा था महीने में, क्योंकि हमारी बॉडी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते कि अडेप्टेशन बड़ी जल्दी करती है। ह्यूमन बॉडी अडेप्टेशन के लिए बनी हुई है, और हमारी पढ़ाई इसी के ऊपर होती है कि अडेप्टेशन कैसे नहीं आने देनी, ताकि हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते रहें और हमारी बॉडी अडेप्ट ना करे। ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੈਥਡ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਲਰੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ। 2 ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये जो आपने पॉइंट बोला ना, रेस्ट का क्या रोल है, और लोग रेस्ट नहीं लेते। रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हमारी जो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की बुक है ना, वो हमको ये बता रही है कि एक जो बिगिनर है, वो अगर हफ्ते में 2 दिन भी एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए वो सफिशेंट है। 1 दिन एक्सरसाइज, 2 दिन रेस्ट, फिर 1 दिन एक्सरसाइज, 2 दिन रेस्ट, ऐसे उसको गाइड किया जाता है। पर हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो उसको रोज ही भाग इस पे लगे रहते हैं। ਮਿਕਸ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਲਵਾਉਣੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ? हाँ, स्टार्टिंग में मिक्स लगाना ज़रूरी है। मिक्स से क्या होगा कि हमारी बॉडी ओवरऑल एक्टिव होती है धीरे, क्योंकि हमें अडेप्टेशन बनानी है। जब तक हमारी बॉडी सोरनेस ले रही है एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इसका मतलब अडेप्टेशन अभी नहीं बनी। जब अडेप्टेशन बन जाएगी तब आपको सोरनेस भी कम होगी, आप उस एक्टिविटी को ज़्यादा आसानी से भी कर पाओगे। वो पता चल जाएगा, ट्रेनर को भी पता चल जाएगा, आपको खुद को भी पता चल जाएगा। तो जब जैसा आपको ऐसा फेज़ आने लगे कि अडेप्टेशन आ रही है या आने वाली है या आ गई है, तो फिर एक्सरसाइज में चेंज करने होते हैं। उसमें भी हमें साइंस बिल्कुल ईजी वे में बताती है कि आपने वेट नहीं बढ़ाना, आप सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा दो। सबसे पहले देखो, वेट बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है, और उससे रिजल्ट तो आ जाएंगे अच्छे, बट इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे, पहला। दूसरा, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है वेट को इंक्रीज़ करना। आप अगर रेपिटेशन, सबसे पहले रेपिटेशन इंक्रीज़ कर दो थोड़ी सी। अगर 1 या 2 रैप भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो बेनिफिशियल है। उसके बाद दूसरा हमें बताते हैं कि ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर दो। अगर आप 20 मिनट भागते हो तो 22 मिनट 23 मिनट भागो। ऐसा नहीं कि 30 मिनट कर दो सीधा, 2-3 मिनट का ही फ़र्क डालो। जब 25 पे आ जाओगे, फिर धीरे धीरे 26, 27, 28, ऐसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। अब ये हो गया। उसके बाद आपको बढ़ाना है फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी है। बहुत आसान वे है, वेट तो सबसे आखिरी में आता है। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਲਾਉਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ टाइम घटा दो। हाँ, ये बहुत अच्छा। रेस्ट टाइम कम कर दो। तो हमारे पास देखो क्या क्या हो गया। हमारे पास सबसे पहले हो गया कि रेपिटेशन इंक्रीज कर दो। दूसरा हमारे पास हो गया वेट तो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले हमारे पास हो गया कि रेपिटेशन इंक्रीज कर दो। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर दो। ठीक है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग की ही बात करें हम, अगर मसल के ऊपर एक ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस पड़ेगा तो मसल के ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। पहले पे हो गया रेपिटेशन, ठीक है। दूसरे पे हो गया ड्यूरेशन, तीसरे पे हो गया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना, और फोर्थ पे हो गया रेस्ट टाइम कम कर देना। तो ये 4 मेथड्स हमारे पास हैं इंटेंसिटी इंक्रीज करने के, चाहे हम वेट ट्रेनिंग की बात करें चाहे कार्डियो की बात करें। अब 5वें नंबर पे फिर आता है वेट इंक्रीज करना। लोग सबसे पहले वेट इंक्रीज करते हैं। हमारे पास पहले 4 मेथड्स हैं, और हम ये 4 मेथड से इजी वे में अपने जो है अडेप्टेशन, हाँ, उसको ब्रेक कर सकते हैं। अडेप्टेशन ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को ग्रोइंग फेज में रख सकते हैं। पर और वेट जो है बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। हम सबसे पहले वेट इंक्रीज करते हैं, जिससे इंजरीज होती हैं हमको। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਵੀ ਲੌਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। वेट सारा लास्ट सबसे लास्ट में। और जो
अभी कम फिजिकल एक्टिव है ना, जो बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट है, उसके लिए वेट बढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है। एथलीट तो फिर भी चलो उसको स्टार्टिंग च बॉडी रिस्पॉन्स बहुत छेती दिंदी है, बहुत जल्दी करती है, बहुत आसान होता हो जाता है। मैंने अभी जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो मैं बोल रहा था ना कि मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि कोई भी पर्सन चेंज नहीं हो सकता, कि किसी की एक लिमिट आई हुई है कई सालों से, वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो कोई चेंज ही नहीं आ रहा उसकी बॉडी में। मैंने बताया ना, मेरे पास लोग क्वेश्चन यही बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। अब ये मैंने आपको आसानी सी चीज़ें बताई ना, कितनी आसानी से हमें रिजल्ट आ सकता है ना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा, कोई अप्लाई करके देखेगा तो बहुत आसान होगा उसके लिए, और रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ weight ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, weight ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਖੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ weight ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਵੱਲ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਫੂਡ चलो रिसर्चेज ने हमें ये बताया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे वे में और ज़्यादा जल्दी बॉडी ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सेम टाइप ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो वेजिटेरियन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के जो कैटेगरीज हैं वो बड़ी कम है। अगर हम वेजिटेरियन में फूड से ही कंज्यूम करने की कोशिश करें प्रोटीन को, तो उसके साथ और भी चीज़ें मिल जाती हैं, फ़ैट मिल जाता है। अगर पनीर की बात करें फिर फ़ैट आ गया ना, मिल्क की बात करें तो फिर सब कुछ ही आ जाता है, सिंपल एक प्रोटीन नहीं मिलता। बट नॉन वेजिटेरियन के पास चिकन ब्रेस्ट हो गया, फ़िश हो गया, और चीज़ें हैं कि वो प्रोटीन सिर्फ अकेला प्रोटीन ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो वेजिटेरियन है मेरे हिसाब से अगर वो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अगर इंटरमीडिएट या उससे ऊपर के लेवल के वो लोग हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए, और वो भी वे प्रोटीन सिर्फ। ओके ठीक है, नेचुरल डाइट, वेजिटेरियन एंड वे प्रोटीन। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि अगर तो हमें इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मसल रीबिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करता है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है पर्सन, और वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको भी सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। क्योंकि वे प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी फूड से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हम कुछ सॉलिड फूड खा रहे हैं। तो है तो उसके लिए भी फिर रिक्वायर्ड, बट ऐसा 100% कंपलसरी नहीं है कि हमें सप्लीमेंट फिर उस फेज़ में लेना ही लेना है। ਫਾਸਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਾਸਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਾਸਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਪਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਪਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਪਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ BP ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬ ਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਫਰੈਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸਿੰਪਲ रोटी तेरा 1 लाख एनर्जी तेन दे दी, 1 लाख तो डाउन होगी। वो जो सिंपल की आप बात कर रहे थे, जो आपके फ्रेंड ने खाया था ना, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारा सिर भारी होता है, और उसकी वजह से, उस हैवीनेस की वजह से हमें नींद आती है। समझ रहे हो ना? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से हमें नींद लेके आ रहा है इनडायरेक्ट वे में। ओके, तो ये बात हमें समझनी ज़रूरी है। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। आप गन्ने का जूस पियो, आपने कुछ नहीं खा रखा होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज़ होगा,
ठीक है। और आपको ब्लोटनेस भी फील होगी, हैवीनेस फील होगी पेट में। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਪੀਤਾ। मतलब लैक ऑफ नॉलेज है मैनू किन्नी। नहीं पी सकते हैं, क्वांटिटी डिपेंड करेगी। और हमने जब पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक की बॉडी के ऊपर जो न्यूट्रिशन है कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना। कोई एक्सरसाइज करके आया जैसे पर्सन, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। कोई एक्सरसाइज करके आया पर्सन, उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रखा है। अब ऐसे टाइम पे उसकी बॉडी क्रेविंग पे है, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग पे है। अगर ऐसे टाइम पे वो गन्ने का जूस पी रहा है, शुगर केन जूस पी रहा है, तो वो उसकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और उसके जो मसल प्रोटीन है उसको स्पेयर करेगा ब्रेक डाउन होने से। क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हमारा जो मसल कंटेंट है वो ब्रेक होगा और उससे हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। मसल लॉस ही हो रहा है एक तरीके से। बट अगर हम ऑलरेडी हमने खाया हुआ है और फिर हम गन्ने का जूस पी रहे हैं तो भी हमें ब्लोटनेस फील होगी, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा इंसुलिन भी स्पाइक होगा। जब सुबह भी उठ के पीने तभी होगा। अगर हम सुबह उठ के पी रहे हैं तो क्वांटिटी मैटर करेगी। एक चीज़ है कि अगर हम धीरे धीरे उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, खाने को कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी समझती है। देखो अगर आप एकदम से पानी पीते हो, है ना, आपने 1 गिलास पिया या 1 लीटर पानी पी लिया और आपको ब्लोटनेस फील होगी उससे। पर अगर आप एक एक सिप करके पानी पियोगे तो जो हमारा सलाइवा है हमारे माउथ में वो पानी में घुल के जा रहा है, ठीक है। और हमारे जो ब्रेन है, हमारे सेल्स हैं, उनको टाइम मिल रहा है ये समझने के लिए कि कितना पानी कंज्यूम करना है। तो 2-4 घूंट के बाद वो आपको बोल देगा कि बस मेरी प्यास बुझ गई फॉर द टाइम। ऐसे ही फूड के साथ है। अगर आप उसको स्लो कंज्यूम कर रहे हो, गन्ने का जूस पी रहे हो, अगर 1 गिलास पी रहे हो, धीरे धीरे करके पियोगे, थोड़े टाइम बाद आपकी बॉडी कहेगी कि सफिशिएंट है, पेट भर गया। मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਹੌਲੀ ਖਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ रीज़न पता लग रहे हैं भी ये आ कि हमारी बॉडी समझ पा रही है, हमारे सेल्स को एक नॉलेज मिल रही है, एक सिग्नल मिल रहा है कि इतना ही कंज्यूम करना है, ठीक है ना। अगर हम जल्दी जल्दी खा लेंगे, पी लेंगे तो ब्लोटनेस आएगी, उससे फिर हमारा एकदम ज़्यादा एक चीज़ फ्यूल पहुंच गया, एक बहुत ज़्यादा फ्यूल पहुंच गया हमारे बॉडी को, तो उससे ब्लड प्रेशर हमारा राइज हो रहा है, एकदम इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, ठीक है ना। तो खाली पेट पी सकते हो गन्ने का जूस, पर कम क्वांटिटी में और धीरे धीरे करके पियो, ताकि हमारी बॉडी ये थोड़ा सेंसिबल बने। सेंसिबल बनाना ही इम्पोर्टेंट है। अब कोई ज़्यादा अगर अगर कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट डाइट होती है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो भी प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहा है ना, एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहा, तो वो उसकी बॉडी उसको भी नहीं समझ पाएगी, इतने अच्छे न्यूट्रिशन वाली डाइट को भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी खाया ही नहीं है, ऐसा खाना ही नहीं खाया। उसकी बॉडी उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नहीं देगी जो हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं। तो उसको ऐसा फूड स्लोली इंट्रोड्यूस करवाना है, कम क्वांटिटी में देना है। और ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਵੇਚਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ पेट च प्रॉब्लम होने लग जाती है जब सप्लीमेंट भी दे दिए, क्योंकि पहले कभी खाया नहीं। तो वहाँ पे हमारा क्या नियम लागू होगा कि धीरे धीरे खाओ, कम क्वांटिटी में दो शुरू में, और फिर बाद में उस चीज़ को इंक्रीज़ करो। जो अच्छा न्यूट्रिएंट डाइट फूड है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दो। इससे वो पर्सन को भी एक अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि एकदम अगर सब कुछ कट करके उसको बिल्कुल ही हाँ ये फिक्स कर दो, ये खाना है, तो वो कितने टाइम तक कर पाएगा उसको। और नया पर्सन तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा इतने फिक्स रूटीन को फॉलो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको उसको एक्सरसाइज पर भी और डाइट पे भी स्लोली एंड ग्रेजुअली डालना है, ठीक है ना। सही है, नॉर्मल खाओ। ये ट्रेनिंग है, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਰ ਹਰੇਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਜਿੱਕਣਾ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਰੋਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਡੈੱਡ ਲਿਫਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਡੈੱਡ ਲਿਫਟ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦੀ है कि बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। एक्सरसाइजेज के देखो एंगल्स होते हैं, और जब हम कुछ अगर 50 साल पहले की बात करें तो उतनी ज़्यादा एंगल्स को लेके उतनी ज़्यादा 50 साल अवेयरनेस नहीं थी। ये भी क्वेश्चन मैं बिच्चे पा देना है ना। श्वार्ज़नेगर
ਆਰਨੋਲਡ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪਰ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਫੁੱਲ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? देखो आर्नोल्ड ने भी कहा है कि जो अब साइंस है, जो अब हमारे पास रिसर्चेज हैं, अगर मेरे पास उस टाइम पर ये चीज़ें होती तो मैं और भी अच्छी फिजिक बना लेता। ये कौन बोल रहा है पर्सन? जिसको लेजेंड बोलते हैं, हम आर्नोल्ड की बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग, और उनकी अभी भी कहते हैं कि सबसे बेस्ट फिजिक है। मैं भी मानता हूँ, देखो चाहे उसके बाद कितने ही बॉडी बिल्डर्स आए, मुझे सबसे अच्छी फिजिक लगती है आर्नोल्ड की, और वो ये बात बोल रहे हैं तो मैं इस बात को मानूंगा। अगर वो बोल रहे हैं तो मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं मानूंगा इस बात को कि अभी के मुकाबले पहले कम रिसर्च इस चीज़ को लेके, तो जो डिग्रीज़ हैं वो जो अब नए इंट्रोड्यूस हो गई हैं उसके हिसाब से ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें ये चीज़ सीखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक फिटनेस प्रोफेशनल के लिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मसल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। जो मसल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। हमारा मसल ओरिजिन की साइड कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंसर्शन की साइड स्ट्रेच होता है। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। बट ट्रेनर्स को ओरिजिन इंसर्शन की नॉलेज नहीं होती। उन्हें ये नहीं पता होता कि बैक का मसल है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, वो नहीं उनको पता होता। तो हमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन करनी है ओरिजिन की साइड में, ठीक है। तो जो एंगल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और जो रिसर्चेज आई हैं, जो डिग्रीज हमें बताती है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज हमारे जॉइंट्स को लेके कि इस डिग्री में रह के आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहे और हमारा मसल मास जल्दी गेन हो। क्योंकि अगर हम स्ट्रेच करते रहेंगे तो मसल ब्रेक होता चला जाएगा, पर मसल गेन नहीं होगा। मसल गेन तभी होगा जब उसके ऊपर ओवरलोड पड़ेगा। जितना ओवरलोड का मतलब हो गया जितना वेट मसल लिफ्ट कर सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है। ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि डबल ही उठा लिया उसकी कैपेसिटी से, फिर तो इंजरी होगी। मतलब ब्रेक डाउन ਨਾਲ मसल गेन नहीं होना, ओवरलोड ना होना। ओवरलोड से ओवरलोड भी तो ब्रेक डाउन ही होता अपना देखा। ओवरलोड से भी ब्रेक डाउन होगा, पर ओवरलोड करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ओवरलोड करना ज़रूरी है। ਓਕੇ, हमारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਲਾਸਟ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਈਏ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਮਸਲ ਗੇਨ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਗੇਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ब्रेक हो जाऊगा पर गेनिंग के चांस घट आ। पुशअप्स में मसल एंड्योरेंस काउंट होती है। मसल ओवरलोड कुछ स्टार्टिंग में तो देखो मसल के लिए वो वेट ही कम होगा, ठीक है ना, जो रेगुलरली पुशअप्स लगा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और पुशअप्स लगाने से आपका मसल उस हाई लेवल का गेन नहीं हो सकता जितना आप बेंच प्रेस में कर सकते हो, क्योंकि बेंच प्रेस में आप एडिशनल वेट लिफ्ट कर रहे हो। पुशअप में तब तक वेट आपका मसल मास इंक्रीज होगा जब तक आपकी बॉडी आपके वेट को लेके अडेप्टेबल नहीं बन गई, भी अपनी वेट चक्कन जोगा मसल हो गया भी हम बस। तब तक वो करता रहेगा। अगर हम बेंच प्रेस की बात करें, अगर हमें एक्सरसाइज उसमें लाइट लग रही है, कम लग रही है, ऐसे लग रहा है कि ईजी है, तो हम फिर वेट इंक्रीज कर देते हैं, चाहे 2.5 की प्लेट डालें चाहे 5 की प्लेट डालें ना। तो बेंच प्रेस एज कम्पेयर टू पुशअप्स जल्दी मसल गेन कर देगी आपकी, ठीक है। बेंच जो पुशअप्स हो गया वो बिगिनर्स के लिए है, स्टार्टिंग के लिए है। हाँ, हमें अभी कोई लोड नहीं एडिशनल देना, और बिल्कुल बिगिनर को भी नहीं देना हमने पुशअप, क्योंकि उसको अटैम्प्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। आपने देखा होगा लोग नीचे जाते हैं ऊपर ही नहीं आ पाते, एक पुशअप भी नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के लिए पहले मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती है कम वेट में, क्योंकि मशीन में एंगल ऑलरेडी बना हुआ है। उस एंगल पे मशीन ने तो उसी एंगल पे मूव करना है, तो उस एंगल पे रह के मीडियम वेट से जितना उसका मसल टॉलरेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको वेट लिफ्ट करवाना है। फिर जैसे जैसे मसल की अडेप्टेशन बनेगी वेट्स को लेके, उसका मसल और मसल माइंड कनेक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे वैसे हम उसमें इंटेंसिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आप जब थोड़ा सा सीख गए हो, आपकी बॉडी और मसल का माइंड का कनेक्शन बन गया है, तब आप एडिशनल एक्सरसाइजेज भी उसमें डाल सकते हो एज अ वार्म अप। फिर पुशअप को हम कर सकते हैं। ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਨਾ ਲਵਾਓ अगर बिल्कुल बिगिनर है तो। बिल्कुल हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ एंगल हाँ, शोल्डर में इंजरी आएगी, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा है तो फिर शोल्डर के ऊपर एडिशनल स्ट्रेस पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, और हम बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, ना कि वो उसे डाउनग्रेड करने के लिए आए हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ। देखो जिम की कोई एज नहीं है,
मैं देखो अगर अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, दुनिया क्या कह रही है और कोई क्या कह रहा है उसके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से 5 साल का जब आपका बच्चा हो गया तो आप उसको जिम शुरू करवाओ। 5 साल का मतलब तब करवानी है जब 5 साल का बच्चा ना थोड़ी बात मानने लग जाता है ना आपकी। उससे पहले तो बच्चा बात ही नहीं मानेगा आपकी, इनोसेंट होता है बच्चे को। मतलब जब बच्चे ਨੂੰ नॉलेज भी हाँ पता लगने लग गया उसी टाइम ला दो। ओके। हमें ऐसे हमारी बुक्स में है ये लाइन जो मैं बता रहा हूँ कि 3 साल का जब बच्चा हो जाए उसको कोई ना कोई गेम इंट्रोड्यूस करवा दो और 5 साल तक उसको कोई छोटा मोटा कंपटीशन भी उसमें लड़वा दो 5 साल की उम्र में। इससे क्या होगा कि बच्चे की स्टार्टिंग से ही अडेप्टेशन बनेगी उस चीज़ को लेके, और फिर 5 साल के बाद एक उसने कंपटीशन किया, एक वो स्टेज लेवल पर भी एक सीखेगा चीज़ें, साइकोलॉजी भी उसकी बनेगी, है ना, और रेगुलर फिर ट्रेनिंग करेगा क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी ना उससे। फर्स्ट आ गया तो और ज़्यादा मोटिवेट होगा। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ 올림픽 ਮੈਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ +2 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, +2 के बाद करूँगी, नहीं मेरी हाइट कट जानी, बाद स्टार्ट करूँगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो हाइट जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करती है ना, आपकी जेनेटिक्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करती है मोस्टली, है ना, क्योंकि हाइट आपको एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो उससे ग्रोथ से तो ग्रोथ ज़्यादा होगी ना, ग्रोथ हार्मोन से तो कम कैसे हो गई हाइट फिर एक्सरसाइज करने, फिजिकल एक्टिविटी करने से ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि क्यों होगा फिजिकल एक्टिविटी करने से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा, इनडायरेक्ट वे में है ये। कैसे कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, डेफिशिएंसीज होंगी, चाहे वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कहें, डेफिशिएंसी का मतलब डिमांड, एक कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, उसके लेके बॉडी डिमांड करेगी कि हम कार्बोहाइड्रेट खाओ या कोई भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम करो। किसी चीज़ रिस्पॉन्स ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्यास लगती है, हमें प्यास लगती है, वो भी डेफिशिएंसी से आ गया, वो भी बिल्कुल वो भी डेफिशिएंसी में आ गया, बिल्कुल ठीक बोला आपने, वो भी डेफिशिएंसी में आ गया। अब जैसे अगर मुझे प्यास लग रही है, मेरी बॉडी में वो चीज़ कम हुई तो मुझे प्यास तभी लगी ना, अगर मेरे को पानी की ज़रूरत ही नहीं है तो प्यास ही क्यों लगेगी। तो ग्रोथ हार्मोन क्यों ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी में वो अपने ग्लाइकोजन्स सीक्रेट कर रही है, ग्लाइकोजन जो है वो यूज़ कर रही है, स्टोर्स कम हो रहे हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि रिकवरी करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ और बढ़ेगी, ठीक है ना। और 5 साल में बच्चे को कोई कंपटीशन करवाया, देन उसके बाद उसको फिर ये देखना है हमने कि कौन सी एक्टिविटी में बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही एक्टिविटी उसको करवाओ और 5 साल की उम्र में उस एक एक्टिविटी के ऊपर ही उसको कंपटीशन करवाना है। कैसे पता चलेगा कि बच्चा किस में बेस्ट है? 2-3 एक्टिविटीज़ में रखो, 2-3 कॉम्पिटिशन्स करवाओ, फिर जिसमें जब बच्चा सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसी चीज़ को उसका करियर बनाओ। ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਲੋ ਟਿਚ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਿਚ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਦਊਗਾ। ਜਿੱਕਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਥਨ ਆਪਣੇ ਰਨਰ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਟਿਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ मैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है रोल है ना था? इसमें इसका रोल है क्योंकि स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? वो ऑक्सीजन को मांगते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स ऑक्सीजन के ऊपर काम करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा आपसे मांगेंगे, पर ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे तो आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो आपको प्रॉपरली ब्रेथ करना पड़ेगा। प्रॉपर ब्रेथ करने के लिए आपको उतनी हाई इंटेंसिटी पे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि आपको ऑक्सीजन ही कट हो जाए। जैसे आप अगर स्प्रिंट कर रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि आपको सांस के ऊपर फोकस नहीं जाएगा, बट अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो आपको सांस के ऊपर फोकस जाएगा, एक पर्टिकुलर रिदम में आप सांस लोगे। स्लो ट्विच फाइबर ऑक्सीजन के ऊपर काम करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा देर तक फ्यूल बर्निंग होती रहेगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी। अगर आप ऑक्सीजन कम दोगे तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर जो कम ऑक्सीजन में काम कर सकते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पर वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कितने टाइप के फाइबर जो हैं, कौन से परसेंटेज ऑफ फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट है। ये कितना पता लगता? ये देखो साइंटिफिकली तो बताते हैं कि पता लग सकता है, पर अगर हम नेचुरल वे में पता करें, नॉर्मली पता करें कि कैसे पता लगाया जा
पता लगाया जा सकता है वो है एक्टिविटी के थ्रू। जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का, तो पहले उसे स्प्रिंट करवा के देखेंगे स्प्रिंट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही तो मैंने कहा, डिफरेंट एक्टिविटी में 3 साल से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाओ, 5 साल में कंपटीशन करवाओ, उससे पता चलेगा कि इसकी बॉडी में किस टाइप के फाइबर प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो अगर वो स्प्रिंट में बहुत अच्छा हुआ, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में स्प्रिंट में ही कर रहा है वो अच्छा परफॉर्म, तो वो उसके बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो उसको उसी गेम में डाल लो। अगर वो स्प्रिंट में नहीं जीत पा रहा बट वो लंबी रेस में जीत पा रहा है, तो उसे फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करवाओ, लंबी रेस की उसको प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है ना। तो एक्टिविटी करवाने से पता चलेगा। तो 2-3 साल में जो ट्रेनर होगा उसको पता चल जाएगा कि इसको किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा बच्चा, या आपका बच्चा इस फील्ड में, वो ट्रेनर बताएगा कि इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि इस फील्ड में इसको आपको डालना चाहिए। जेनेटिकली आउने अपने फाइबर जेनेटिकली आएंगे फाइबर्स, तो फाइबर के परसेंटेज नहीं कम ज़्यादा हो सकती, थोड़ी बहुत हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू 5-7% उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मेजरली आपके जेनेटिक्स से ही आएंगे कि किस टाइप के फाइबर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से ही आपकी बॉडी वर्क करेगी। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਤੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਚਾਚੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ खा लो, आह ले लो, थोड़ी हाइट बढ़ जूगी। हाँ देखो, ऐसे हाइट हम कुछ पक्का नहीं कह सकते कि कितनी बढ़ सकती है या बढ़ेगी, है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अगर उसको ये बोलें कि नहीं बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, हम नहीं बोल सकते उसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनके पेरेंट्स की हाइट कम है और बच्चों की हाइट ज़्यादा है। डीएनए के कोड्स होते हैं एक्चुअली, उस कोड के हिसाब से डिटरमाइन करता है कि अब बॉडी ने किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। डीएनए में जो कोड है वो जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, वो आती है पूर्वजों से। तो कौन से कोड में अब जो चीज़ मेंशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से बॉडी ये ग्रोथ ऊपर नीचे हमारी करती है। कई बार देखा है कि बच्चे की बहुत अच्छी हाइट इंक्रीज़ हो रही है पर उसकी फिर एकदम रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसा कोड आया होगा डीएनए का जिसमें ये बताया होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि इसकी हाइट नहीं इसमें इंक्रीज़ होगी, ये चीज़ इंक्रीज़ होगी या ये चीज़ कम होगी। बॉडी डीएनए के ऊपर ही काम कर रही है सारी, डीएनए की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बॉडी काम कर रही है, ग्रोथ होनी कम ज़्यादा या रिकवरी स्पीड कितनी है, वो सब कुछ। और टाइप ऑफ फाइबर बॉडी में बचपन से होते हैं, जितने भी होंगे हमारे, फास्ट होंगे, स्लो होंगे या वेरी फास्ट होंगे, उसके हिसाब से बॉडी फास्ट या स्लो काम करेगी। और हाइट का हम ऐसा पक्का नहीं बोल सकते, देखो कि किसी की हाइट बढ़ सकती है या घट सकती है, पक्का नहीं बोल सकते, पर हम उसको एक्सरसाइज करवा के उस चीज़ को, मैं कहता हूँ 100% इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं, उसका बेस्ट वर्जन लेके आ सकते हैं विद एक्सरसाइज एंड राइट डाइट। ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਡੂਟ ਲਓ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ USA ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਇੰਚ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ 22 ਦੀ ਏਜ 'ਚ। ਹਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜ तक बढ़ती रहती है? वैसे तो देखो 18-20, कईयों की तो पहले भी रुक जाती है, कईयों की 20 के बाद भी बढ़ती है। मेरी भी बढ़ी थी, 2 इंच मेरी, 2 या 3 इंच मेरी आफ्टर 20 के बाद इंक्रीज़ हुई थी। अब वो क्या रीज़न था उसमें कुछ पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, और कोई इसके ऊपर, हम ह्यूमन बॉडी को इतना साइंस नहीं जानती है, इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, और किसकी बॉडी के ऊपर क्या चीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है ये सिर्फ हम उसको देख ही बता सकते हैं कि ये खाओ इससे आपको ये इफ़ेक्ट आएगा, या ये एक्सरसाइज करो आपको ये इफ़ेक्ट आएगा, इससे वो करवा के ही पता चलेगा। ह्यूमन बॉडी के साथ अपनी अलग, हर एक अपना, बस बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो हैं जो फॉलो कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आपकी बॉडी एनर्जी लेगी कार्बोहाइड्रेट से, वेट ट्रेनिंग करने से आपके मसल इंक्रीज़ होंगे, बेसिक चीज़ें हैं। पर एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे उसके ऊपर, डिफरेंट चीज़ें करवा के, कि कभी कैलोरी ज़्यादा दे दी, कम दे दी, कोई टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ज़्यादा दे दिया, कि वेट ट्रेनिंग ही ज़्यादा करवा दी या फिर कार्डियो ही करवा दिया, या कम्बिनेशन करवाने से उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मैं तो इस तरीके से लोगों को एक्सरसाइज करवाता हूँ ताकि पता चल पाए, सारे फेज़ में रख के करवाता हूँ एक्सरसाइज। थोड़े टाइम बाद मेरा ब्रेन बता देता है कि ये इसकी जो बॉडी है इस तरीके से वर्क कर रही है,
ऐसे इसकी बॉडी में ये फूड से कैसा रिएक्शन है, ये एक्सरसाइज से क्या रिज़ल्ट है, फिर उसको उसी हिसाब से एक्सरसाइज करवाते हैं। मैं एक ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। क्लाइंट को ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੀ ਬੇਸਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। एडवांस तो चलो तुसी देखो, ट्रेनर मिसगाइड तब कर पाएगा जब ट्रेनर को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। कम नॉलेज होगी ट्रेनर को, पर उसके पास अगर एक्सपीरियंस हुआ कि क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है, और ट्रेनर को और क्लाइंट को कितनी भी नॉलेज हो, ट्रेनर उसको कहीं ना कहीं फंसा देगा अगर वो कॉन्फिडेंट है तो। ओके, ठीक है ना। तो क्लाइंट कितनी नॉलेज रख लेगा, उसकी फील्ड नहीं है। देखो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बात को समझना, ये धर्म बनता है हमारा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ट्रेनर कि हम अपना बेस्ट करें क्लाइंट के लिए। क्योंकि एक पर्सन आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है, अपनी बॉडी आपको दे रहा है कि हाँ मेरे को अच्छा रिजल्ट दे दो। जब मैंने इस फील्ड में आया था तो मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं इस फील्ड में कंटिन्यू करूँगा, पर ना जब मैंने जॉब की है जिम में, ठीक है, जब मैं लोगों के लिए न्यूट्रिशन प्लान बनाता था, डाइट उनके लिए एक्सरसाइज प्लान बनाता था, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे कि मेरे को सर ये प्रॉब्लम है, बड़े टाइम से प्रॉब्लम है, और अपना दर्द बताते थे एक तरीके से। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं किसी तरीके से इनकी हेल्प करूं, तो उस हिसाब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो पर्सन मुझे प्रॉब्लम बताता था मैं लिख लेता था उसको, एंड देन उसके बाद उसको पढ़ता था, उसके बारे में पढ़ता था, और उसके हिसाब से मैं साइकोलॉजिकली भी उनको ट्रेन करता था, थोड़ा सा मोटिवेट करता था, पुश करता था। क्योंकि इनिशियल स्टेज में ट्रेनर का काम बनता है कि साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करे, पुश करे स्टार्टिंग में। जब उसको रिजल्ट आते दिखेंगे तो वो अपने आप मोटिवेट होकर एक्सरसाइज करता रहता है और आपसे जुड़ा रहता है। तो जब मैंने एक्सरसाइज दी तो मूड में बड़ा फ़र्क आया, साइकोलॉजिकली फ़र्क आया, फिज़िकली फ़र्क आया लोगों को, और वो फिर मुझे अच्छा बोलने लगे कि सर आपने हमें काफ़ी अच्छा कर दिया, चेंज कर दिया, काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। तो उस चीज़ ने, उन पॉइंट्स ने मुझे और मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए, पुश किया कि मैं इस फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं। ऐसा था। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा फ़र्ज बन रहा है, हमारा धर्म बन रहा है कि हम क्लाइंट को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाएं, साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी, ठीक है ना, और उसको पुश करके रखें, मोटिवेट करके रखें। ऐसे नहीं कि हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा। और हम ऐसा तो देखो नेचुरल फूड रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी। यही सोच के जो ट्रेनर्स होते हैं वो क्लाइंट को फंसाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि स्टडी करो, स्टडी करो, एटलीस्ट इतनी स्टडी तो करो। देखो, स्टडी करने में हमारे पास इतना बड़ा समुंदर है कि सारा कुछ तो क्या कौन ही पढ़ लेगा। तो मैं बोलता हूँ कि क्या पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल 0.00% पढ़ रखा हूँ, 1 भी नहीं लगाया लास्ट में, देखो ठीक है ना। इतना बड़ा है। मतलब हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखो कि इनफाइनाइट नंबर की एक बुक है और उसका सिर्फ आपको एक अक्षर पता है अभी। अगर इस बात को अपने माइंड में रखो, कभी ऐसा नहीं आएगा कि मुझे सब कुछ आ गया। और यही चीज़ समझ के करो, काम करो कि और जानने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। और सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपका काम है, चाहे वो ट्रेनिंग कर रहे हो या बैंक में हो, कहीं पे भी हो, उसको ऐसा करो कि मेरा धर्म है ये काम करना। तो अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाओ। आपका फ़र्ज़ है उसको पॉजिटिव वे में लेके आना, लाइफ को इम्प्रूव करना। और एक्सरसाइज से, डाइट से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है लोगों की ज़िंदगी में, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में, ठीक है, उनकी पर्सनल हेल्थ में, और उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आता है डाइट से और एक्सरसाइज से। और यही ट्रेनर को समझना चाहिए। तो उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए उनको। और सिर्फ पैसे ही कमाने की बात नहीं है, पैसे तो ऑटोमेटिकली कमा ही लोगे अगर अच्छा काम करोगे तो वो तो आसान सी चीज़ है। लोग भागते हैं पैसों के पीछे, क्वालिटी पे काम नहीं करते। क्वालिटी पे काम करो, अपनी लर्निंग पे काम करो, अर्निंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पहले लर्निंग फिर अर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट गल है, याद रखो। पहला लर्निंग फिर अर्निंग। बिल्कुल। किसी भी फील्ड 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
अभी तो मुझे लग रहा है कि कुछ बताया ही नहीं, कुछ बता ही नहीं पाया ਆਪਾਂ ज़्यादा ਕੋਲ कुछ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ बिल्कुल ਵਧੀਆ बिल्कुल। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਲਾइक कर और देखो मैंने कहा है कि इनफाइनाइट पेजेस की एक बुक है और जिसका हमें एक ही अक्षर पता है, तो मुझे भी उस हिसाब से ही लेना कि अगर मैंने कुछ गलत इसमें बताया, मेरा देखो मेन मकसद यही था कि मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, थोड़ा सा बता सकूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने बहुत गलतियां करी होंगी, तो उसको आप किसान गलतियां दी पुतला है वो तो सिख बनदा, तो उसको ध्यान मत देना आप। हाँ, अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो उसके हिसाब से बताया है, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बताया है, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है बस। तो गलतियाँ मत देखना, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर मिले हों वही देखना। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 10 ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। बिल्कुल। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ। थैंक यू।